मैं वन नोट कब शेयर करूँगा? क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई के वन नोट। हाँ, आज शेयर कर दूंगी। आज एमसीक्यूज हो जाएंगे ना, प्रैक्टिस पे शेयर कर दूंगी। ओके। चलो एमसीक्यूज डिस्कस कर ले। यस, प्लेस ऑफ सप्लाई के। क्वेश्चन नंबर 3, refreshments were supplied on board in an aircraft proceeding from Chennai to Delhi. It had a stop at Hyderabad. The refreshments were taken on board at Hyderabad. What will be the place of supply? Hyderabad. Place where goods are loaded on the board, that is Hyderabad. Loaded on board. Yes, ma'am. Yes. फिर ये सेम इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस इज कवर्ड अंडर विच आईजीएसटी के सेक्शन नंबर 7 में। हमने 7 में क्या था ना, सप्लाई इंट्रा इंटर, तो सेक्शन नंबर 7 में है। 8 में क्या है, मिक्स्ड सप्लाई है। फिर टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज इम्पोर्ट इनटू इंडिया, सप्लाईज मेड आउटसाइड इंडिया एंड सप्लाईज मेड इन एसईजेड विल बी चार्ज टू डैश सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और ओनली आईजीएसटी। ओनली आईजीएसटी। टाइम लिमिट है। Next, Raman Company of Delhi has taken a contract to supply of food in New Delhi Mumbai Rajdhani Express, and the supplies of food in the train are being taken on board at Kota in Rajasthan from Agarwal Food and Caterers. Place of supply will be dash. कोटा इन ट्रेन कौन राजस्थान। सा है, न्यू दिल्ली मुंबई न्यू राजधानी, दिल्ली की लेकिन ट्रेन के अंदर गुड्स कहाँ पे लोड किए जा रहे हैं, कोटा कोटा इन में, तो प्लेस ऑफ राजस्थान। सप्लाई क्या हो जाएगा, कोटा। कोटा। Mr. Ravi Raj, a registered person based in Ahmedabad, solicits the services of an event management company based in Mumbai for his daughter's marriage planned as a destination wedding at a palace located in Udaipur. The place of supply in this case shall be dash. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए विच सर्विस है या गुड्स है। सर्विस है। कौन सा सर्विस है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, पहले देखो सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है। Who is the supplier? Who is the recipient? Event management company. Supplier is the event management company, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी किधर का है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी मुंबई का है, बेस्ड इन मुंबई। हु इज द रेसिपिएंट, रवि राज, मिस्टर रवि राज। okay, where is Ravi Raj? He is in Ahmedabad. And is he registered? रजिस्टर्ड। Yes, so he is a registered person. तो याद करो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का प्रोविजन। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी याद करो क्या एग्जांपल दिया था, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रिलायंस का भी इवेंट करवा सकते हैं, मेरा शादी भी करवा सकते हैं। रिलायंस का इवेंट करवाया मतलब क्या, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। सो इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, एंड इफ रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड isn't the screen visible? विजिबल है। Visible है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
if the recipient is registered or recipient is unregistered. तो recipient registered है तो location of recipient, लेकिन अगर recipient unregistered है तो क्या आएगा? You have to see event is held in India or outside India. If event is held in India, then location of the event, and if event is held outside India, then location of the recipient. तो यहाँ पे हमारा recipient registered है तो आंख बंद करके place of supply क्या आ जाएगा? Location of the recipient, that is अहमदाबाद. ठीक है. अब अहमदाबाद है तो दो ऑप्शन है, अहमदाबाद आईजीएसटी, अहमदाबाद एसजीएसटी. क्या लगेगा? ये दो तो निकल गए. क्या लगेगा? आईजीएसटी और एसजीएसटी. लोकेशन ऑफ सप्लायर मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद. तो नेचर ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट इंटरस्टेट है तो क्या लगेगा इसके ऊपर? आईजीएसटी लगेगा. अंडरस्टूड? वाला टाइम ऑफ सप्लाई का है, ये भी टाइम ऑफ सप्लाई का है. वैल्यू ऑफ सप्लाई का है, वैल्यू ऑफ सप्लाई. ठीक है, इसका और वो जो कंबाइंड वाला शीट है ना, कंबाइंड वाला पीडीएफ, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं इसके, क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई के. तो वो प्रैक्टिस करोगे, वो एमसीक्यूज इसमें तो हार्डली 3-4 ही है. वंस यू प्रैक्टिस दैट कंबाइंड शीट, उससे काफी सारे हैं, तो उससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा. क्लियर? But how will you practice the questions? First you will revise all provisions. ठीक है, पहले पूरा provisions revise कर रहे हैं. इसके भी थोड़े से कर लेते हैं एग्जाम्पल्स, क्या क्या दिया है. Suppose A is having a registered place of business at Pune, placed an order on B Limited in New Delhi for delivering parcel to C who was in Nashik. A जो किधर का था? पुणे का था. इसने ऑर्डर किया किसको? बी को, जो किधर का है? न्यू दिल्ली. क्या करने को? टू डिलीवर गुड्स to C who is in Nashik. Tell me कैसा टाइप का ट्रांजैक्शन लग रहा है? थर्ड पार्टी है ना? हाँ, थर्ड पार्टी वाला. वेरी गुड. समझा? क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कौन सा ट्रांजैक्शन है. तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ए ने बी को बोला गुड्स किसको लेने के लिए? सी को लेने के लिए. सो हु इज द सप्लायर हियर? Who is the supplier? B is the supplier. Who is the recipient here? Who is going to receive the goods? C is going to receive the goods. So C is the recipient. Then who is A? A is the third party. ठीक है? So what will be the place of supply in this case? नासिक. लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी है. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? ये सब किसके वजह से हुआ? झंझटवारी. ये सब किसने करवाया? किसका इंस्ट्रक्शन था? थर्ड पार्टी का. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी. सो हियर प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? पुणे. समझा? यस. एक मिनट, प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक कैसे आया? अच्छा, दो ट्रांजैक्शन, एक है ए और बी के बीच में और एक है दूसरा ए और सी के बीच में. तो जो ए और बी के बीच में हुआ है वो केस में क्या आएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? पुणे आएगा. ठीक है. तो इन दिस केस ट्रांजैक्शन सप्लाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. एक है ए और बी के बीच में, दूसरा है ए और सी के बीच में. तो जो ए और बी के बीच में हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पार्टी. तो वो केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा? पुणे आ जाएगा. बराबर. तो लोकेशन ऑफ सप्लायर न्यू दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई पुणे. तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा? इंटरस्टेट आएगा. इंटरस्टेट आएगा. और जो ए और सी के बीच में हुआ है, टेल मी बिटवीन ए एंड सी हु इज द सप्लायर? बिटवीन ए एंड सी हु इज द सप्लायर? is the supplier. यस.
between A and C, who is the supplier? A is the supplier, right? तो वो केस में and who is the recipient? C is the recipient. Supplier is A. A किधर का है? पुणे का. And who is the recipient? Recipient is C. Right? So he is from Nashik. Now, for transaction to be completed between A and C, goods has to move. There was a movement of goods. A और C के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके बीच में गुड्स का क्या हुआ? मूवमेंट हुआ. बराबर. तो वो केस में क्या आ जाएगा? ये केस में क्या हुआ? ए और सी के बीच में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ. तो मूवमेंट के चक्कर में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस? When there is a movement of goods, what is the place of supply? At the place. Where the movement of goods stops. terminate. So यहाँ पे movement कहाँ पे terminate हुआ है? नासिक में. So place of supply will be नासिक. So in this case, ये क्या रहेगा? Location of supplier पुणे. Place of supply नासिक. Nature of supply क्या आएगा? Interested. इंट्रास्टेट. पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र. नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या आएगा? इंट्रास्टेट. अंडरस्टूड? यस. नेक्स्ट illustration 2. हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस supplies foods which was taken on board at Mughal Sarai in Uttar Pradesh. What will be the place of supply? Howrah Delhi Rajdhani Express supplies food which was taken on board at Mughal Sarai in Uttar Pradesh. What will be the place of supply? Uttar Pradesh. Place where goods are taken on the board. So where are goods taken on the board? At Mughal Sarai. So place of supply will be Mughal Sarai, Uttar Pradesh. Yeah. Next, Srinivasan from Bangalore traveled to Chennai for a vacation and purchased a laptop from Croma at Chennai. बोलो क्या रहेगा place of supply? Don't read the question. Chennai. Why Chennai? Because the purchase is in Chennai. What? Purchase of goods is in Chennai. Purchase of goods is in Chennai. Which is this case? कौन सा केस है ये? Interest. No. Which case? We had sections, na? In case of जैसे ये क्या था? Place where goods are taken on the board. Then this was third party transaction. Like that, which is this case? This example is of which provision? इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था. ऐसा ही एक एग्जाम्पल लिया था. Where no moment is involved. Yes, where no movement is involved. देखो हम विजय से ऐसा रहते पहले एसी लिया था, so there was a movement. लेकिन हमने भी लैपटॉप लिया था, so there was no movement. लैपटॉप हम डिलीवरी करेंगे घर पे या हम खुद लेके आएंगे? खुद हम लेके. खुद लेके आएंगे. So there is no movement. Transaction is there. So this is a case where no movement of goods. Where no movement of goods. So when there is no movement of goods, what will be the place of supply? Location of goods at the time of making delivery. So what is the location of goods at the time of making delivery? Chennai. So place of supply will be Chennai. Understood everyone? Yes, ma'am. Yes. Continuous supply means what? Continuous supply of goods means a supply of goods which is provided or agreed to be provided continuously or on recurrent basis under a contract, whether or not by means of a wire, cable, pipeline or other conduit, and for which the supplier invoices the recipient on a regular periodic basis and includes supply of such goods as the government may subject to such conditions. जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का बात किया
किया था, फिर गैस के पाइपलाइन का बात किया था, राइट। सो देयर आर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विसेज के केस में क्या आएगा, मीन्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज प्रोवाइडेड और अग्रीड टू बी प्रोवाइडेड कंटिन्यूअसली ऑन अ रिकरिंग बेसिस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 months। जो 3 महीने से ज्यादा के लिए सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा ऑन अ रिकरिंग बेसिस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। Continuous. ठीक है। Now here, suppose XYZ consultant registered in Bangalore provides training to its clients' employees at Mumbai. The clients are registered at Chennai. Which service? Which is the service? वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग वाला सर्विस है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला सर्विस है। ठीक है, तो याद करो कॉर्पोरेट वाले ट्रेनिंग में क्या था, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड रहेगा तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है या रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड है, तो ये केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट दैट इज चेन्नई। ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड रहता तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। लोकेशन ऑफ सप्लायर। प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, लोकेशन ऑफ सप्लायर नहीं, क्या आएगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। क्या है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, मुंबई। मुंबई। रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है इसलिए चेन्नई, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए मुंबई। कल अगर तुम लोग नहीं पढ़ के आना प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस, मैं लेक्चर अटेंड करने नहीं दूंगी। कल लेक्चर चालू होगा, मैं ओरल टेस्ट लूंगी, तब तक मैं आगे बढ़ूंगी नहीं। चाहिए तो 10 दिन तक प्लेस ऑफ सप्लाई करते रहो। Everyone is going to revise place of supply का provisions and का I will take the oral test and oral test भी कैमरा ऑन रख के, नहीं तो तुम लोग मोबाइल में देख के मेरे को आंसर करोगे। कैमरा ऑन रहेगा और ओरल टेस्ट होगा कल। Next, Mr. X, who is based in Ahmedabad, solicits the services of an event management company based in New Delhi for his daughter's marriage. They plan for a destination wedding at Palace in Udaipur. अभी हम लोग ने ऐसा एक क्वेश्चन किया। So here Mr. X is registered है। अगर वो रजिस्टर्ड रहेगा तो अहमदाबाद, अगर रजिस्टर्ड नहीं रहेगा तो उदयपुर। नहीं तो उदयपुर। तरुण बुक्स और राउंड ट्रिप फॉर AHM। AHM मतलब क्या, अहमदाबाद। PNQ नहीं पता मेरे को, BLR मतलब बैंगलोर होगा, PNQ नहीं पता मेरे को, और AHM मतलब क्या, अहमदाबाद, विद अ स्टॉप ओवर एट बैंगलोर। पुणे ना हो, क्या पुणे ना हो PNQ। पता नहीं क्यों आएगा पुणे में, जाने दो, जो भी है। तो अहमदाबाद बीच में कुछ तो भी है, बैंगलोर एंड देन अगेन दैट प्लेस है, एंड उसे राउंड ट्रिप बुक किया है। व्हाट डू मीन बाय राउंड ट्रिप, मतलब बेसिकली उसका ट्रिप क्या है, अहमदाबाद से पहले गया फिर अहमदाबाद वापस से आया। बैंगलोर और फिर बैंगलोर गया, बैंगलोर से अहमदाबाद वापस। ठीक है, दिस इज द राउंड ट्रिप। ओके, एंड द टिकट्स आर बुक्ड विद द बैंगलोर बेस्ड एयरलाइन। टिकट्स कहाँ से बुक किया हमने, बैंगलोर से बुक किया, मतलब सप्लायर हियर, supplier is where, supplier is in Bangalore. Now tell me what will be the place of supply. अगर फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों के लिए एक ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा या अलग अलग प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, एक ही होगा। अलग अलग होगा। रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। ठीक है, रिटर्न जर्नी विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। तुम गए, उसका अलग प्लेस ऑफ सप्लाई, तुम वापस है, उसका अलग प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर ये जो फर्स्ट लेग है, मतलब जो फर्स्ट जर्नी है, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अहमदाबाद टू बैंगलोर के लिए व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दिस इज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इन केस ऑफ पैसेंजर अहमदाबाद, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में क्या रहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क
embark for into his the continuous continuous journey. journey. तो अहमदाबाद बैंगलोर के लिए वो कहाँ पे एम्बार्क करेगा? अहमदाबाद. अहमदाबाद पे. तो यार प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट? Ahmedabad. अहमदाबाद. Ahmedabad. ठीक है. नाउ टेल मी Yes. लोकेशन ऑफ सप्लायर. व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर? Bangalore. बैंगलोर. प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद. तो इसमें नेचर ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? Interstate. इंटरस्टेट. और इसके ये टिकट के ऊपर ये वाला जो टिकट रहेगा अहमदाबाद बैंगलोर वाला टिकट रहेगा उस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा. GST. ठीक है. नाउ रिटर्न टिकट. रिटर्न टिकट क्या है? बैंगलोर टू अहमदाबाद. फॉर दिस व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? Bangalore. बैंगलोर. इससे वो लगेगा CGST. लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑल्सो बैंगलोर. तो इसका जो ये वाला टिकट है देन व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई? इंट्रास्टेट. Translate. तो ये जो टिकट है बैंगलोर टू अहमदाबाद वाला इसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी CGST. एसजीएसटी. अंडरस्टूड द डिफरेंस? तो Yes, ma'am. ट्रांसपोर्ट सर्विस राउंड ट्रिप जो रिटर्न टिकट रहेगा इट इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी. ओके. Next, Priya, an unregistered person from New Delhi, has an account with a bank at New Delhi. She is on a vacation at Nainital and visit a bank for getting a demand draft made. What will be the place of supply here? What will be the place of supply? कौन सा है वो? बैंक वाला सर्विस. तो उसमें क्या रहेगा? एड्रेस अवेलेबल, एड्रेस नॉट अवेलेबल. अगर एड्रेस अवेलेबल है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? Location of recipient. Location of the recipient. रेसिपिएंट. सो व्हाट इज द रेसिपिएंट का लोकेशन? न्यू दिल्ली. बट New अगर Delhi. एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो क्या आएगा? एड्रेस इज नॉट अवेलेबल. देन व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ द सप्लायर. कभी भी एड्रेस अवेलेबल नहीं रहेगा तो सप्लायर पाएगा. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर दैट इज नैनीताल. अंडरस्टूड? Yes. Sir. कि ये सब तो कल कर लिया हमने एक्सप्लेन. टाइम ऑफ सप्लाई भी हो गया अपना. बराबर. चलो. सो दैट वाज अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड एवरीवन? वो जो कंबाइंड वाला शीट है एमसीक्यूज का, आई होप सबको पता है वो वाला शीट, राइट? उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई का अलग से सेक्शन है. उसमें काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए. तो पहले प्रोविजंस पढ़ना फिर उसमें से प्रैक्टिस करना. अगर कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क मी. ओके. चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. वैल्यू ऑफ सप्लाई. हाँ मैम. चलो गिव द हेडिंग. प्लेस ऑफ सप्लाई फोर्थ था ना चैप्टर? हाँ. गिव द हेडिंग चैप्टर नंबर 5 वैल्यू ऑफ सप्लाई. New page, new heading, value of supply. Okay. Now everyone pay attention here. How have we started the GST? What have we started the GST? First we have seen the basics of GST. बराबर. पहले GST का बेसिक सीखा. क्या क्या टैक्सेबल है, कौन से टैक्स मर्ज हो गए, what all taxes have merged. Then we have seen GST कब आया, GST काउंसिल के बारे में पढ़ा. कौन से टाइप के सप्लाई है. ठीक है. बेसिक्स होने के बाद हमने क्या पढ़ा? सप्लाई पढ़ा. कौन सा सप्लाई टैक्सेबल है, कौन सा सप्लाई टैक्सेबल नहीं है, गुड्स का डेफिनेशन, सर्विस का डेफिनेशन. ये होने के बाद कॉम्पोजिशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन स्कीम. देन वी हैव स्टडीड टाइम ऑफ सप्लाई. टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या? टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि द डेट ऑन विच माई जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस. कौन से दिन पे मेरा जीएसटी लायबिलिटी अराइज होगा, कौन से मंथ में अराइज होगा वो. इसके बाद हमने क्या किया? प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई मीन्स व्हाट? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई? क्योंकि
सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी या लगेगा, IGST लगेगा। वो किस पे डिपेंड करता है? Check, नेचर ऑफ check सप्लाई पे। नेचर ऑफ ठीक है, नेचर ऑफ सप्लाई किस पे डिपेंड करता है? लोकेशन ऑफ सप्लाई Location पे। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। नेचर ऑफ सप्लाई डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसलिए हम लोग ने प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या? जीएसटी तो एक रेट है, मतलब जीएसटी 5%, 9%, ठीक है, 18% मतलब आईजीएसटी कंबाइन कर लो तो 5 है, 18 है, फिर 12 है, 12% है, 28% है, 9% सीजीएसटी का होगा। तो 5, 18, 12 एंड 28 इतने 4 रेट्स है जीएसटी के, बराबर। अब इस रेट को कैलकुलेट किस पे करोगे? On what amount this rate is to be calculated? सिर्फ 5% तो नहीं चलेगा ना, this 5% has to be calculated on something, that something will be what? किसके ऊपर ये 5% कैलकुलेट करोगे? That is called as value of supply. Understood? The amount on which you will calculate this 5% will be called as what? It will be called as value of supply. Understood everyone? यस मैम। ठीक है, so value of supply here for this chapter you have to study section number 15 and some rules mostly 27 से लेके अराउंड 32 तक है, और भी है आगे, तो हम लोग सिर्फ रूल्स देखते हैं, बाद में हम देख लेंगे कितने कितने रूल्स हमारे मॉड्यूल में है। तो पहला क्या है? सेक्शन नंबर 50। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब क्या? जीएसटी, इफ यू वांट टू पे जीएसटी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड। वैल्यू ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड। ठीक है, नाउ दिस इज मोस्टली गिवन अंडर सेक्शन नंबर 15. Okay, now this value depends upon two things. This value of supply depends upon two things. ओके, उसमें पॉइंट नंबर 1 आता है, वेयर सप्लाई इज मेड टू अनरिलेटेड पर्सन and price is the sole consideration. Price is the sole consideration. Where supply is made to related person and price is the supply is made to unrelated person and price is the sole consideration. Now tell me why this section is there. See, जब suppose you are having a mobile का shop, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल का दुकान है। अब इस मोबाइल के दुकान पे अगर कोई नॉर्मल पर्सन आता है, कोई अनरिलेटेड पर्सन आता है, तो उसको तुम लोग एक्स प्राइस कोट करोगे। से समझो मोबाइल का प्राइस है 10,000 रुपीज, ठीक है, एमआरपी है 10,000 रुपीज। तो कोई अनरिलेटेड पर्सन मतलब क्या? बिना जान पहचान वाला, जो तुमसे रिलेटेड नहीं, अगर वो आता है तो तुम उसको कितना प्राइस कोट करोगे? 10,000 ही कोट करोगे। यस, लेकिन तुम्हारे मोबाइल के दुकान पे अगर समझो रिलेटेड पर्सन आया, तुम्हारा कोई रिलेटेड पर्सन, तो टेल मी क्या प्राइस तुम कोट करोगे? 10,000 या उससे कम? उससे कम। उससे कम। तुम चाहोगे नहीं कि कम हो, लेकिन वो रिलेशन के वजह से, वो रिलेटिव पार्टी के वजह से देयर विल ऑलवेज बी मैनिपुलेशन इन प्राइस। यस, तो जो नॉर्मल, जो हम अनरिलेटेड पर्सन को कोट करते हैं ना, इट इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ प्राइस। क्या बोला जाता है उसको? आर्म्स लेंथ प्राइस। जो हम अनरिलेटेड
अनरिलेटेड पर्सन को कोट करते हैं, बिना जान पहचान वाले बंदे से जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं एंड हम जो प्राइस कोट करते हैं, इट इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ प्राइस. दैट मीन्स व्हेन देयर इज अ ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी, देयर इज नो आर्म्स लेंथ प्राइस, देयर इज सम मैनिपुलेशन. ये तो मैंने छोटा एग्जांपल दिया. अगर तुम्हारे दुकान पे कोई रिलेटेड पर्सन आया, लेकिन रिलेटेड का डेफिनेशन बड़ा है, होल्डिंग सब्सिडरी भी एक दूसरे के रिलेटेड पर्सन होते हैं, राइट. तो अगर समझो होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो दोनों क्या हो गए, रिलेटेड पार्टी हो गए. सो देयर आर चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन इन द ट्रांजैक्शन. बराबर. तो वो केस में क्या आएगा, दैट विल बी अवर अदर पार्ट. ये पार्ट क्या कवर करता है, when supply is made to unrelated person. तुम किसी unrelated person को कर रहे हो and price is the sole consideration. Second part है where supply is made to unrelated person and or supply made to related person. When supply is made to related person and or price is not the sole consideration. Not the sole consideration. एंड और प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. अब ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था उसका तो मैंने एग्जांपल दे दिया. व्हेन सप्लाई इज मेड टू रिलेटेड पर्सन, अगर कोई रिलेटेड पर्सन आता है तो उसके साथ तुम्हारा प्राइस नेगोशिएट होगा. एंड प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. प्राइस मतलब क्या, मॉनेटरी वैल्यू. बहुत बार होता है तुम्हारे मोबाइल के दुकान पे कोई ऐसा भी पर्सन आएगा जो अपना सेकेंड हैंड फोन लेके आएगा. ठीक है. अगर तुम वो जो फोन खरीदने आया है वो 10,000 का है और वो जो सेकेंड हैंड गुड्स लेके आया उसका वैल्यू सपोज 2,000 रुपीज है. सो नाउ हाउ मच इज द प्राइस ही विल पे यू. हाउ मच इज द प्राइस ही विल पे यू. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. आपका मोबाइल का शॉप है, आपके मोबाइल के शॉप पे एक पर्सन आया 10,000 का फोन खरीदने फॉर परचेसिंग मोबाइल फोन ऑफ 10,000 रुपीज and against which he has brought his old phone whose exchange value is 2,000 rupees. Now how much will be the price that you will get as a consideration? 8,000. 8,000. मतलब तुम्हें मॉनेटरी, तुम्हें प्राइस कितना मिला, 8,000 मिला. 8,000. But can I say for you was 8,000 the only consideration or was there something else as a consideration? Something else as a Something else. आपके लिए सिर्फ 8,000 ही आपके लिए जो प्राइस है वो था, या आपको 8,000 के अलावा भी कुछ और मिला है एज अ कंसिडरेशन? मिला है मैम, मोबाइल मिला है. हाँ, old phone. Yes, old phone. तो वो हो गया एग्जाम्पल वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. ठीक है. ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें सिर्फ प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, कुछ और भी है, कुछ और भी वैल्यूज है, तो ये केस के अंदर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा. ठीक है. तो फर्स्ट वाला सेक्शन क्या है, वेयर सप्लाई इज मेड ओनली टू अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन. सो इन दिस केस योर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. Transaction value under section 15 subsection 1. 15 सेक्शन नंबर 15 में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया है वो क्या बन जाएगा, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा. एंड इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन वैल्यू, इट इज प्राइस पेड और पेएबल. अभी 15 सबसेक्शन 1 में कैसे कैलकुलेट करना है वो हम देखते हैं. लेकिन अगर ये वाला सिचुएशन है where supply is made to related person and or price is not the sole consideration, then here value of supply will not be determined under section
15 सबसेक्शन 1, तो इसके लिए क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे? रूल्स विल बी एप्लीकेबल, रूल्स विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, कौन से रूल्स लगेंगे? रूल्स 27 to 31 एप्लीकेबल हो जाएंगे। Once again, what are we studying? We are studying value of supply. Value of supply में क्या होता है? या तो सप्लाई तुम अनरिलेटेड पर्सन को कर सकते हो या रिलेटेड पर्सन को कर सकते हो। सप्लाई तुम कंसिडरेशन के लिए कर सकते हो या वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। सो इफ यू आर मेकिंग सप्लाई टू अनरिलेटेड पर्सन एंड प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, देन वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। अगर ऑपोजिट है तो उसमें 15 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा, क्या लगेगा? रूल्स लगाना पड़ेगा, रूल्स 27 to 31। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. इसमें क्या बोला है? नाउ सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। सो हियर वी फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आएगा? सबसे पहले नाउ दिस इंक्लूड समथिंग, दिस एक्सक्लूड समथिंग। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड समथिंग, वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सक्लूड समथिंग। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स 5 एलिमेंट्स। तो सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी चीज को खरीदा है अगर तुमने, तो उसका क्या रहेगा? प्राइस रहेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस रहेगा। सो प्राइस, पेड और पेएबल, प्राइस, पेड और पेएबल। अब इसमें ना कुछ चीजें ऐड होंगी, सो देयर विल बी सर्टन इंक्लूजन्स। ठीक है, तो इंक्लूजन्स मतलब क्या? ऐड होंगी। तो कौन सी चीजें ऐड होंगी इसके अंदर? तो सबसे पहले आएगा ड्यूटीज, ड्यूटीज, टैक्सेस और सेस और फीस अदर देन जीएसटी, अदर देन जीएसटी। ठीक है, अगर कुछ भी तुमने ड्यूटीज, टैक्सेस या सेस है जो तुमने रिकवर किया है अपने रेसिपिएंट के पास से, तो उसको तुम ऐड कर दोगे अदर देन जीएसटी। व्हाई नॉट जीएसटी? व्हाई नॉट जीएसटी? बिकॉज हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई? फॉर चार्जिंग जीएसटी ऑन दिस, फॉर चार्जिंग जीएसटी ऑन दिस हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाना है उसमें भी अगर ऑलरेडी जीएसटी रहेगा तो हमें उस जीएसटी को उसमें से निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो वॉट एवर द वैल्यू यू विल गेट इट विल बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दिया है तो मेरे को उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड हम बोलेंगे एनी ऑब्लिगेशन, एनी ऑब्लिगेशन of the supplier which is met by recipient. Any obligation of the supplier which is met by recipient. मतलब अगर कोई एक चीज है, पर्टिकुलर चीज जो किसका जिम्मेदारी था? सप्लायर का जिम्मेदारी था। किसका जिम्मेदारी था? सप्लायर। अगर सपोज मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर कोई हम लोग एक ट्रांसपोर्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाला, तो ये ट्रांसपोर्ट के केस के अंदर जो क्या बोलते हैं उसका, ट्रांसपोर्ट का रहता है ना, फ्रेट चार्जेस वगैरह होते हैं, राइट। तो फ्रेट चार्जेस जो है वो मैंने क्या बोला? मैंने रेसिपिएंट को बोला कि आप पे कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने रेसिपिएंट को बोला कि आप पे कर दो। तो ये केस में क्या हो जाएगा? जो रेसिपिएंट पे करेगा वो फ्रेट एक्चुअली जिम्मेदारी किसका था? सप्लायर का था, लेकिन पे किसने किया? रेसिपिएंट ने पे किया। सो दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इफ आई गिव यू,
एक कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जाम्पल देयर इज वन कॉन्ट्रैक्टर, एबीसी कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। क्या हम लोग बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, केटरिंग वाला रहता है, दिस इज अच्छा एग्जाम्पल। सपोज एबीसी केटरिंग है, केटरिंग, ठीक है, एबीसी केटरिंग है, इसने ना इसको फूड सप्लाई करना था, सो ही सप्लाइड फूड एंड soft drinks to Mr. X. ABC Catering supplied food and soft drinks to Mr. X. Now ABC told Mr. X to make payment to the supplier of soft drinks on his behalf. Supplier of soft drinks on his behalf. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एबीसी केटरिंग है, वो उसने क्या बोला, फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स जो एक्स को सप्लाई करेगा। अब एबीसी ने क्या बोला, मिस्टर एक्स उसको पेमेंट करेगा, किसको, सॉफ्ट ड्रिंक्स वाले को, उसके बिहाफ पे। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में जो मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे, मिस्टर एक्स इज द रेसिपिएंट और एबीसी केटरिंग कौन है, सप्लायर। तो जो रेसिपिएंट ने पे किया है on behalf of the supplier, this will also be included in the value of supply. और एक एग्जांपल अगर मैं दूं, समझो आप और आपका फ्रेंड चाइनीज खाने गए, ठीक है, चाइनीज या जो भी चाट खाने गए, ओके, और बिल हुआ 100 रुपीज का, 50 रुपीज आपने खाया, 50 रुपीज आपके फ्रेंड ने खाया। और अगर आपने आपके फ्रेंड के बिहाफ पे 50 रुपीज पे कर दिया, ठीक है, आपने आपके फ्रेंड के बिहाफ पे 50 रुपीज पे कर दिया, टेल मी आप बाद में उससे रिकवर करोगे या नहीं करोगे, करेंगे ना। अगर अच्छे दोस्त रहोगे तो चलो ठीक है, नहीं भी करोगे, लेकिन कमी दोस्त रहोगे तो करोगे ही, 50 रुपए कोई नहीं छोड़ेगा, बराबर। सो दैट विल बी नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। सो इफ द रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट ने कुछ सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट किया है तो वो उस वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी उसका लायबिलिटी इनकर हुआ है, किसी बिहाफ पे किया है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। Understood everyone? Yes? यस मैम। फ्रेट के केसेस में तो उसको 2 पे बोलते हैं ना, क्या? फ्रेट के केस में अगर इन केस जो बायर है फीस पेइंग, ठीक है, फ्रेट, तो दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज 2 पे ना, 2 पे बोलते हैं उसको। 2 पे पर वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होता है ना। अगर आपने देखा रहेगा, आपका जो बिल रहेगा वो बिल में सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा, समझो 100 मेट्रिक टन है, तो वैल्यू ऑफ 100 मेट्रिक टन रहेगा और प्लस फ्रेट रहता है, प्लस फ्रेट रहता है बिल के अंदर। यस, क्यों? क्योंकि वो जीएसटी के लिए वो आता है, इंक्लूड हो जाता है वो वैल्यू, ठीक है। चलो, थर्ड इज incidental expenses charged by supplier. Incidental expenses charged by supplier for anything done before or at the time of supply. बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब समझो आपका सप्लायर है, वो ना आपको मार्कर पेन सप्लाई करता है, ठीक है, 1000 मार्कर पेन सप्लाई करता है, लेकिन आपने उसको बोला कि जनरली वो आपको एक ही बॉक्स देता है, उस एक बॉक्स के अंदर 1000 मार्कर पेन रहता है, लेकिन आपने उसको बोला कि नहीं मेरे को ना 10-10 मार्कर पेन एक बॉक्स में चाहिए, मतलब मेरे को अलग से पैकिंग करवा के दे, तो वो क्या हो जाएगा, तो क्या वो सप्लायर आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेगा इस चीज का, कुछ स्पेशल पैकिंग करवाने का? नो मैम। नहीं, हाँ ले सकता है, लेगा। तो अगर वो लेगा तो वो क्या हो जाएगा, इट इज कॉल्ड एज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में क्या क्या आ सकता है, कमीशन आ सकता है, पैकिंग आ सकता है, ठीक है, कमीशन, पैकिंग, इंश्योरेंस आ सकता है। बहुत बार ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं लोग, जब सप्लाई करने का बाद आता है
तो दे टेक ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर या फिर कुछ इंस्पेक्शन चार्जेस ले लिया, इंस्पेक्शन चार्जेस, ठीक है। मतलब आपके रेसिपिएंट ने बोला कि मेरे को इस गुड्स का इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंजीनियर से वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। देन ही विल एक्सेप्ट द ऑर्डर, देन ही विल एक्सेप्ट दैट मशीनरी। तो वो केस में दैट विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। और यू कैन से इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, ये सारे क्या हो गए तुम्हारे इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। सो दिस विल बी इंक्लूडेड। फिर फोर्थ आता है इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी। इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी, तुम इसको आईपीएल भी बोल सकते हो। इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट। डिलेड पेमेंट, अगर रेसिपिएंट ने पेमेंट डिले किया तो मैं उसको इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। ये पॉइंट कहाँ पे कवर किया है हमने, और ऐसा कुछ सुना सुना देखा देखा लग रहा है। लेट पेमेंट मैम। Time of इंटरेस्ट, supply. पेनल्टी और लेट फीस फॉर लेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। Time of supply मैडम। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई में जो था ना वाउचर वाला, उसमें थर्ड common पॉइंट था point। सबसेक्शन 6, 12 सबसेक्शन 6 और 13 सबसेक्शन 6, उसमें क्या था, इंटरेस्ट, Yes। पेनल्टी और लेट फीस। वैसे ही यहाँ पे अगर तुमने कुछ भी रेसिपिएंट के पास से इंटरेस्ट चार्ज किया है या पेनल्टी लिया है या फिर कुछ लेट फीस चार्ज किया है, क्यों, अगर रेसिपिएंट ने कुछ लेट पेमेंट किया है तो वो केस में वो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। एंड नेक्स्ट है सब्सिडीज। फिफ्थ वन इज सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा ध्यान देना, एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज सुंदरम है। सुंदरम क्या बनाता है, नोटबुक्स, नोटबुक्स। ठीक है। सुंदरम नोटबुक्स बनाता है। द एमआरपी ऑफ वन नोटबुक, एमआरपी ऑफ वन नोटबुक इससे 30 रुपीज। एमआरपी ऑफ वन नोटबुक इज 30 रुपीज। मतलब सुंदरम अगर किसी को भी नोटबुक बेचेगा तो इन व्हाट प्राइस ही विल सेल इट इन 30 रुपीज। नाउ हर कंपनी को सीएसआर करना होता है, तो रिलायंस को भी सीएसआर करना था, ठीक है। तो रिलायंस ने सीएसआर के चक्कर में क्या किया, सुंदरम को सब्सिडी दिया, गिव्स सब्सिडी टू सुंदरम। रिलायंस ने क्या बोला, वी वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स टू पुअर चिल्ड्रन, ठीक है। दे वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दीज नोटबुक्स टू पुअर चिल्ड्रन इन अफोर्डेबल प्राइस, से ₹10। रिलायंस ने क्या बोला सुंदरम को कि हम चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, या चलो एग्जांपल लेते हैं जो एनजीओ वाले बच्चे हैं, उनको ये बुक कितने में मिले, 10 रुपए में मिले। मतलब वो बच्चे कितना पे करेंगे, 10 रुपीज पे करेंगे। तो सुंदरम बोलेगा आपको सीएसआर करना है, लेकिन मेरे को सीएसआर नहीं करना है, मेरे को तो बुक्स बेचना है, तो मैं क्यों सस्ते में बेचूं, मैं 30 रुपए का नोटबुक, why will I sell the notebook of 30 rupees and 10 rupees? मैं क्यों अपना बिजनेस, सुंदरम बोलेगा बुक्स बेचना रिलायंस के लिए सीएसआर है, लेकिन सुंदरम के लिए तो बिजनेस है ना, इट इज इट्स ऑपरेशंस, तो वो क्यों अपना लॉस करवाएगा, वो अपना सीएसआर किसी और एक्टिविटी में करेगा। तो रिलायंस बोलेगा भाई तू टेंशन मत ले, तेरे को 30 रुपए चाहिए ना, तो बच्चे तेरे को 10 रुपए दे रहे, जो तेरा 20 रुपए का लॉस हो रहा है ना वो मैं देगा। अंडरस्टूड द एग्जाम्पल? वंस अगेन, सुंदरम का नोटबुक्स
जिसका एमआरपी कितना है 30 रुपीज। मतलब सुंदरम सेल्स इट नोटबुक्स एट व्हाट प्राइस, एट 30 रुपीज। नाउ रिलायंस वांट्स टू डू अ सीएसआर एक्टिविटी। The Reliance wants to make these notebooks available to poor children for ₹10। तो रिलायंस ने सुंदरम को बोला कि तू इसका सेलिंग प्राइस कितना रख, 10 रुपीज रख। तो सुंदरम बोलेगा मैं क्यों 10 रुपीज करूं, मेरे को तो मेरे नोटबुक के पीछे 30 रुपीज चाहिए। तो रिलायंस क्या बोलेगा, ठीक है। तो सुंदरम का, तो नाउ टेल मी, सुंदरम बच्चों को कितने में बुक्स बेचेगा? 10 में। 10 में 10 बुक्स टू चिल्ड्रन। बच्चों को कितने में बुक्स बेचेगा? 10 रुपए में, बराबर। दैट मीन्स दिस इज प्राइस पेड और पेएबल। तो क्या सुंदरम के लिए ये 10 रुपीज वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा या कुछ और भी होगा? कुछ और भी क्या होगा। सुंदरम के लिए इनकम सिर्फ 10 रुपया है या कुछ और है? कुछ और भी है। क्या है जो उसको रिलायंस के पास से सब्सिडी मिला, वो क्या है, इसका वैल्यू है। तो इसलिए 20 रुपीज ऐड हो गया। तो रिलायंस सुंदरम के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो गया? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 30 रुपीज एंड जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? 30 रुपीज पे एंड नॉट द 10 रुपीज, एंड नॉट द 10 रुपीज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यस, Yes, ma'am. देख लो एक बार एग्जाम्पल, अगर कुछ डाउट है तो। No, ma'am. Sure, any doubt? Okay. No, ma'am. So if subsidy is given by any other person other than government subsidy, अगर यहाँ पे रिलायंस की जगह पे, इस एग्जांपल में अगर मैं रिलायंस की जगह पे गवर्नमेंट सब्स्टिट्यूट कर दूं, if instead of Reliance, if this is government, then what will be the value of supply? Instead of Reliance, if this is government, then what will be the value of supply? Here value of supply will be price paid by children, that is 30 rupees, 10 rupees only. Children, which is equal to ₹10। क्योंकि हम लोग क्या ऐड करेंगे? सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। वो 10 रुपीज पे कैलकुलेट होगा क्या? जीएसटी 10 रुपीज पे कैलकुलेट होगा। ओके, सो ऑन दिस जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड, और यहाँ पे इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अगर अदर देन गवर्नमेंट किसी ने सब्सिडी दिया है तो उसको हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है तो वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं इंक्लूड होगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ओके। सो इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस, ये सब मिला के क्या बनेगा मेरा? वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। क्लियर एवरीवन? तो मैम ये गवर्नमेंट के केस में जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो तो 30 मिलेगा ना सप्लायर को? वैसे नहीं, हाँ, सप्लायर के पॉकेट में 30 आएगा, बट वो 20 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं भरेगा, वो सिर्फ 10 रुपए पे टैक्स भरेगा। जीएसटी में छूट मिल जाएगी। यस, क्योंकि गवर्नमेंट का सब्सिडी है ना, गवर्नमेंट का सब्सिडी एग्जाम होता है, सब गवर्नमेंट से जो भी सब्सिडी मिला वो जी। नहीं तो कैसा हो गया? पैसा गवर्नमेंट ने दिया, उसके ऊपर का टैक्स भी किसके पास जाएगा? गवर्नमेंट के पास। जीएसटी भर रहे मतलब गवर्नमेंट को ही भर रहे, तो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया, एक साइड से गवर्नमेंट के पास पैसा आया और गवर्नमेंट के तरफ से पैसा आया, और दूसरा उसके ऊपर टैक्स भर के हम उसको ही पैसा दे रहे हैं, इसलिए। समझा? गॉट इट। यस। चलो, so what have we started? Value of supply, value on which GST is calculated, so that you will determine under section, यहाँ पे हटा दो, section 15 मत लिखो क्योंकि इधर ही है section 15। So here you will have two situation, पहला supply made to unrelated person and price is the sole consideration, और supply made to related person and or price is the sole consideration। अगर unrelated person है तो value of supply क्या रहेगा तुम्हारा? Transaction value under section 15 subsection 1। Now transaction value include something, exclude something। Include क्या करेगा? पहले तो आपका जो एक्चुअल प्राइस पेड या पेएबल है वो रहेगा, उसमें 5 चीजें ऐड हो सकती है। क्या ये पांचों चीजें एक साथ होंगी? नहीं। अगर इन पांचों में से जो भी चीजें हैं वो इसमें क्या हो जाएगी?
जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कौन सी 5 चीजें हैं? ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेस, ऑब्लिगेशन ऑफ द सप्लायर पेड बाय द रेसिपिएंट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी एंड सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक्सक्लूड क्या होगा इस वैल्यू ऑफ सप्लाई में से? ओके, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो इसमें से एक ही चीज एक्सक्लूड होगा, दैट इज डिस्काउंट। एक्सक्लूड मतलब क्या? इंक्लूड मतलब क्या? हम लोग ऐड कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं? ऐड। ऐड। इंक्लूड मतलब ऐड होगा, तो एक्सक्लूड मतलब क्या? माइनस माइनस होगा, मतलब डिडक्ट होगा। ठीक है, इंक्लूड मतलब ऐड होगा, इंक्लूजन्स मीन्स व्हाट? ऐड होगा, एंड एक्सक्लूजन्स मतलब क्या? माइनस होगा। तो तुम अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक ही चीज माइनस कर सकते हो, दैट इज डिस्काउंट। दैट इज डिस्काउंट। अगर तुमने अपने कस्टमर को अगर डिस्काउंट दिया है तो वो तुम इसमें से क्या करोगे? माइनस कर लोगे। बट डिस्काउंट में भी एक छोटा सा पॉइंट है, इफ डिस्काउंट इज, अगर तुम्हें डिस्काउंट पहले से पता है, दैट इज गिवन, इधर यहाँ, इफ इट इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई होने के पहले अगर तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें कितना डिस्काउंट मिलने वाला है, तो ही वो केस में तुम क्या करोगे? उसको माइनस करोगे। ठीक है, सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। जिसका एकदम क्लासिक एग्जांपल, जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो वो मॉल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 30% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट। ठीक है, 50% में तो हम कैलकुलेट नहीं करते, बट 30% में भैया मैं तो करती हूँ कैलकुलेट, कि वहां पे दिया रहेगा अगर सपोज 599, तो मैं कैलसी में करती हूँ 30% माइनस होके कितना आता है। हम सब करते हैं ये चीज। यस, तो जब हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, do we already know that we are getting a discount of 30%? हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। यस, अगर मैं लिवाइस के इसमें जा रही हूँ, या सपोज मैं किसी मैक्स में चली गई, तो वहां पे 70% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। मतलब सप्लाई होने के पहले, बिफोर परचेसिंग द गुड्स, आई ऑलरेडी नो दैट आई एम गोइंग टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। Clear everyone? So that is given before or at the time of supply. दूसरा एग्जाम्पल, तो अगर तुम अपना बिल देखोगे, कभी अगर बिल ध्यान से देखा रहेगा, तो उस बिल के अंदर जो है वो तुम्हारा पहले एक्चुअल वैल्यू लिखा रहता है, फिर डिस्काउंट माइनस किया रहता है, एंड देन दे गिव यू द एक्चुअल प्राइस, एंड फिर उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया रहता है। अगर डीमार्ट का भी बिल देखा रहेगा, अगर डीमार्ट में खरीदी किया है, तो डीमार्ट में भी जो डिस्काउंट्स मिलते हैं ना, 10% डिस्काउंट्स, ये सब, तो वो केस में भी अगर डीमार्ट का बिल देखोगे, देन यू विल हैव अ अर्लियर प्राइस, फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस होगा। ओके, एंड आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिस्काउंट यू विल गेट द वैल्यू, एंड उस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, तो शॉपिंग करने के पहले वी ऑलरेडी नो दैट हाउ मच डिस्काउंट वी आर गोइंग टू गेट। और एक एग्जांपल होता है कि कुछ सप्लायर्स रहते हैं, मतलब ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया मैं बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो ये केस में हमें माइनस करने मिलेगा। लेकिन अगर समझो आफ्टर सप्लाई डिस्काउंट दिया है, सप्लाई देने के बाद अगर डिस्काउंट दिया है, जैसे बहुत सारे केसेस में ना डीलर्स के केस में होता है। हम लोग एग्जांपल लेते हैं जेठालाल का। अगर समझो जेठालाल जो है वो सैमसंग के टीवी बेचता है। ठीक है, जेठालाल के इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में किसके टीवी है? सैमसंग के टीवी है। तो जो सैमसंग का डीलर रहेगा ना, डीलर जिसने जेठालाल को सप्लाई किया है, तो उसने क्या बोला रहेगा उसको कि अगर दिवाली के महीने में उसका 100 टीवी सेल हुआ, एग्जाम्पल दिवाली के महीने में अगर उसके 100 टीवी सेल हुए, तो उसको नेक्स्ट मंथ उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अब उसको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा
नहीं है, ठीक है, ये तो सप्लाई होने के बाद का बात है. सो इफ इट इज आफ्टर सप्लाई, इफ इट इज आफ्टर सप्लाई, दैट इज अगर ईयर एंड डिस्काउंट, ईयर एंड का डिस्काउंट हो गया, या फिर टू बेस्ड डिस्काउंट, टू बेस्ड डिस्काउंट. ठीक है, तो इसमें वापस दो बातें आएंगी. ओके, इसमें फर्स्ट आएगा इफ देर इज अ प्रायर एग्रीमेंट, प्रायर एग्रीमेंट ऑफ सच डिस्काउंट. If there is a prior agreement of such discount, plus discount can be linked with the invoice, plus one more condition, that attributable ITC, has been reversed by the recipient. In that case, discount is deducted. Otherwise discount is not deducted. ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे एग्जाम्पल में. फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई. मतलब सप्लाई होने के पहले ही तुम्हें पता है कि तुम्हें डिस्काउंट मिलने वाला है, तो तुम उस डिस्काउंट को माइनस कर सकते हो. ठीक है, मतलब फेमस एग्जाम्पल जो हम लोग मॉल में शॉपिंग करते हैं या कहीं पर स्टोर में शॉपिंग किया, डीमार्ट में शॉपिंग किया, तो ये सारा हमें ये परचेस करने के पहले, सप्लाई होने के पहले हमें पता होता है कि हमें कितना डिस्काउंट मिलने वाला है. लेकिन अगर समझो सप्लाई होने के बाद तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें डिस्काउंट मिल सकता है, तो उसमें दो कंडीशन आएंगी. पहला ये आएगा केस 1, ये आएगा केस 2. केस 1 मतलब क्या, इफ देयर इज अ प्रायर एग्रीमेंट ऑफ सच डिस्काउंट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सैमसंग वाले ने जेठालाल को बोला रहेगा कि अगर दिवाली के महीने में उसने 100 टीवी सेल किए, तो जो उसका नेक्स्ट मंथ का परचेज रहेगा ना, दिवाली के महीने के बाद वाले महीने में वो जो डीलर के पास से परचेज करेगा, उसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा. दिस इज अ वेरी फेमस बिजनेस प्रैक्टिस. ठीक है, बहुत सारे डीलर्स ये करते हैं, अपने सप्लायर्स को बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर मंथ में सो एंड सो टारगेट का सेल हुआ, तो उसके नेक्स्ट मंथ में वो उसको X% का डिस्काउंट देंगे. Have you understood the example? So in this case, the discount is already pre-decided. मैम नहीं समझा. वो डीलर वाला नहीं समझा डिस्काउंट का. डीलर मतलब देखो कि सपोज डीलर जो एक सैमसंग का डीलर है, वो किसको गुड्स सप्लाई करता है, जेठालाल को सप्लाई करता है, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में. तो मैम उस- जैसे गर्मियों में एसियां लगती है, क्या, गर्मी में एसीओ की नीड होती है, एसी, डिस्काउंट लगता है ना, डीलर डिस्काउंट देते हैं. नहीं 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 नहीं, आप जो डिस्काउंट बोल रहे हो वो हम जब शॉप में जाते हैं उस डिस्काउंट का बात हो रहा है. मैं बोल मैम रही जो हूँ, करते हैं वो उनका भी ऐसे होता है. हाँ उनका भी ऐसे होता है कि अब सपोज विजय सेल्स है, अब विजय सेल्स के पास तो 10 कंपनी के एसी रहेंगे, वोल्टास का एसी रहेगा, डाइकन का एसी रहेगा, बराबर. तो वोल्टास वाले ने विजय सेल्स को बोला रहेगा कि अगर गर्मी के महीने में मतलब अप्रैल मंथ में अगर उसने 20 एसी सेल किए, 20 एसी, ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट मंथ रहेगा ना, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा, मई. तो मई में जब विजय सेल्स वाला वोल्टास के पास से माल परचेस करेगा, मतलब वापस से जब गुड्स खरीदेगा, तब वोल्टास उसको 10% का डिस्काउंट देगा. समझा क्वेश्चन अभी? यस मैम. ठीक है, तो ये Yes, ma'am. केस में क्या होगा,
ये केस में हियर द डिस्काउंट इज व्हाट, इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, इट इज ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। तो ये केस में क्या आएगा, हम उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब अगर उसने सेल कर लिया, अगर उसने क्या बोलते हैं, उसने 20 AC सेल कर लिया, मतलब विजय सेल्स को पता है कि उसके नेक्स्ट परचेस के ऊपर उसको कंफर्म 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस prior agreement. So there is a prior agreement of such discount. Plus discount can be linked with the invoice. और उसका जो भी नेक्स्ट बिल रहेगा उसके साथ उसको पता रहेगा कि कितना डिस्काउंट उसको मिलने वाला है, मतलब इनवॉइस के साथ लिंक रहेगा। एंड दूसरा जो रेसिपिएंट है उसने अपना ITC क्या कर देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। ये ITC वाला जब हम ITC के चैप्टर में करेंगे तब हम वापस कवर करेंगे, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए वो क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, बराबर। तो अगर उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो उतना उसका प्राइस कम हो गया, प्राइस कम हो गया तो ITC भी कम हो जाना चाहिए। सो ITC विल बी रिवर्स इन दिस केस, देन डिस्काउंट इज डिडक्टेड, अदरवाइज डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड, अदरवाइज डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड। Understood everyone? हाँ मैम जो एग्जांपल आपने लास्ट एग्जांपल दिया उसमें डीलर जो रिटेलर होता है उनको कमीशन भी उनका बढ़ा के दे सकते हैं एंड डिस्काउंट भी देते हैं ना वो लोग। हाँ, कमीशन बढ़ा के दिया तो वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन अगर डिस्काउंट वाला पॉइंट है तो वो इसमें कवर होगा। ओके, या फिर डिस्काउंट मिलेगा या फिर कमीशन मिलेगा। हाँ, वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, पर हमें यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट ही कवर करना है। ओके ओके मैम, यस। ठीक है, आया समझ में सबको? यस मैम। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, देयर इज ABC Limited is a manufacturer of biscuits. ठीक है, now the price of the price of one packet is rupees 30. ठीक है, it has received subsidy, it has received subsidy of rupees 5 per packet of biscuit from XYZ company under their CSR activities. ABC Limited supplied 1000 packets, 1000 packets of biscuits at rupees 25 per packet to its wholesaler. Loading charges were rupees 1200, which were separately charged. और लिख लेते हैं, ABC Limited charged interest of rupees 5000 for delayed payment of consideration from its wholesaler.
क्लियर? और एक ना मेरे को ना सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डालने दो. ठीक है, चलिए. क्या आएगा ये केस में? फाइंड वैल्यू ऑफ सप्लाई. बोलो क्या रहेगा ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई? सबसे पहले रीड करो क्वेश्चन वापस एक बार. एबीसी लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ बिस्किट. द प्राइस ऑफ वन पैकेट ऑफ बिस्किट इज हाउ मच? ₹30. Price of one packet is 30. It has received a subsidy of ₹5 per packet of biscuit from XYZ under from XYZ company under their CSR activities. ABC Limited supplied 1000 packets of biscuit at ₹25 per packet to its wholesaler. Loading charges were 1200 which were separately charged. ABC Limited charged interest of ₹5000 for delayed payment of consideration from its wholesaler. Find the value of supply. क्या रहेगा value of supply? सबसे पहले क्या आएगा? फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज द फर्स्ट थिंग प्राइस पेड या पेबल. यस, सो फर्स्ट विल बी प्राइस पेड और पेबल. हाउ मच इज द प्राइस पेड और पेबल? How many 30 packets multiplied by 1000. 1000 packets. And what is the price of per packet? 25. So that comes to 25,000. बराबर. फिर और क्या क्या ऐड होगा इसके अंदर? सबसे पहले कुछ टैक्सेस, ड्यूटीज या सेस ऐसा कुछ है? What is first? Taxes, duties or cess? No. Is there any obligation of the supplier which is met by the recipient? No. Then is there any incidental expenses? Are there any incidental expenses? Yes. Yes. कौन से incidental expenses? Loading charges. Loading charges. जो उसने अलग से 1200. कलेक्ट किए हैं, तो वो लोडिंग चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे. कितना है? इधर गया 1200. ठीक है. फिर और क्या है? इज देयर एनी इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट? Yes. Yes. They have Yes. charged the 5,000. interest for late payment. कितना है 5,000. लेट पेमेंट का इंटरेस्ट? 5000. और थर्ड क्या है? इज देयर एनी सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी? Yes, ma'am. यस, XYZ कंपनी ने सब्सिडी दिया है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे. सब्सिडी फ्रॉम XYZ कंपनी, मतलब ये क्या है? दिस इज अदर देन गवर्नमेंट. कितना है सब्सिडी? कितना आएगा? 5,000. 5 rupees each. That will be 1000 into 5 which comes to 5. 5,000. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा इसका? वैल्यू ऑफ सप्लाई भी 25, 35, 36, 36, 200. अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. यस. चलो लिख लो इतना. स्टार्टिंग से लिखना है ना? हाँ मैम, वो टेबल भी Yes, ma'am. इज इट विजिबल या जूम इन करूं? मैम थोड़ा जूम. Visible now. हाँ मैम.
Done writing? Yes, नो मैम, ma'am. राइटिंग मैम। डन मैम। Done, ma'am. Done. Is anyone writing? Done, ma'am. No, ma'am.
Done writing? No, ma'am. No, ma'am. Done, ma'am. Done, ma'am. Solution also done? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Done. Is anyone writing? Done. Done, ma'am. Take one question for homework. Homework question. Find out the value of supply. Price of the goods. Of goods will be 60,000. Excise duty 6,000. Packing charges 2,000. Freight arranged by recipient 1,600. Discount at the rate 2%. Of the original price. लिख लो इतना. Done writing?
Yes, ma'am. Yes. Is anyone writing? नो मैम. Done everyone? चलो. तो सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? First we have learned the basic part. What is the basic part for this? That where supply is made to whom? Supply is made to unrelated person and price is the sole consideration. ठीक है, supply is made to unrelated person, so this section is done. Supply is made to unrelated person and price is the sole consideration. You will find value of supply which is equal to transaction value under section 15 subsection 1. अभी हम करते हैं सेकेंड वाला पार्ट, where supply is made to related person and or price is not the sole consideration. It can be either of the situations. Then you have to find out value of supply. How? You have to follow the rules. Rules follow करना पड़ेगा. तो हम पहले रूल को देखते हैं. So now your part starts where supply is made to related person and or price is not the sole consideration. ओके, तो अभी ध्यान दो पहले. First we start with first is rule 27. Rule 27 is when money is not the sole consideration. When money is not the sole consideration. When you will adopt the rule 27, मतलब rule 27 कब adopt करोगे? When money is not the sole consideration. तो मतलब अगर समझो कब आएगा ये? If there is any barter or if there is any exchange or if there is any permanent transfer or disposal of business asset, ठीक है, on which ITC has been claimed, मतलब price is not the sole consideration. उसके बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ barter मिला है या तो कुछ ना कुछ exchange मिला है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है उसका. तो वो केस में हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो उसमें तुम्हारा पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. इसका हम लोग मोबाइल वाला एग्जांपल रखते हैं. पहले ध्यान दे दो, बाद में लिखना, मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए. तो मोबाइल वाला एग्जांपल क्या था? 10,000 का मोबाइल था. द कॉस्ट ऑफ प्राइस वाज 10,000 मोबाइल का. Someone gave their old phone in exchange. How much is the money that you have got? 8,000 rupees. 2,000 was the exchange value. So here, when it is such case, what you have to do? Which is your first option? Open market value of such supply. Open market value मतलब क्या? अगर वो मोबाइल जो है, जो तुम बेच रहे हो, the mobile that you are selling, instead of selling to that person, if you sell it in the open market. ओपन मार्केट मतलब क्या? किसी अनरिलेटेड पर्सन को बेचते हो या किसी ऐसे पर्सन को बेचते हो जो तुम्हें एक्सचेंज में कुछ नहीं देता है, तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना रहेगा? दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. Okay, now how much is the consideration you are getting? 8,000. But instead of not selling this mobile to this person, and if you would have sold to someone else, then what will be the value? That will become 10,000. the open market. हाँ, 10,000. तो value of supply क्या बन जाएगा आपका? 10,000 बन जाएगा. ठीक है, दैट इज द ओपन मार्केट वैल्यू. लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि वो ओपन मार्केट वैल्यू होगा ही नहीं. मतलब कि तुमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो स्पेसिफिकली उस बायर के लिए ही था. बाहर ओपन मार्केट में उस प्रोडक्ट का कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं उस प्रोडक्ट को. तो अगर ऐसा प्रोडक्ट है जिसका ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो वो केस में तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन.
of the additional consideration. Additional consideration. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन में भी ओपन मार्केट वैल्यू. अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? मनी प्लस कंसिडरेशन. अपने एग्जांपल में क्या था? मनी कितना था? 8,000 रुपीज प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन. तुम्हें पैसे के साथ साथ और क्या मिला है कंसिडरेशन में? ओल्ड फोन. मोबाइल. तो उस ओल्ड फोन का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 2,000. सो दैट 2,000. विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो 8,000 प्लस 2,000 क्या बन जाएगा? 10,000 बन जाएगा. समझा? Yes. So what will be your first choice? Your first choice will be open market value. If open market value is not available, then money plus fair market value of the additional condition. अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, अगर तुम इससे भी वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं ढूंढ सकते हो, तो फिर थर्ड ऑप्शन है वैल्यू. योर वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी वैल्यू ऑफ सिमिलर काइंड और quality of goods or services. ठीक है. अगर तुम जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर वो केस में तुम्हें नहीं मिल रहा है कि मनी भी नहीं मिल रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है? ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट का नहीं मिल रहा है तो इसके सिमिलर प्रोडक्ट का कितना वैल्यू है? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑल्सो. ठीक है. अगर उसका नहीं मिल रहा है तो इससे जो सिमिलर है उसका वैल्यू कितना है? दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई. क्लियर? अगर वो भी नहीं मिल रहा है तुमसे, if you are not able to find out that also, then in that case your value of supply will, पहले similar kind quality देख लिया, money देख लिया, open market value money, similar kind of quality, then other one will be, तो फिर लास्ट आएगा value of supply. You have to follow rule 30 या 31. तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल 30 या 31 फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग रूल 27. रूल 27 कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. दैट मीन्स देयर इज सम एनी एक्सचेंज और देयर इज बार्टर. ठीक है. एक्सचेंज हो रहा है या बार्टर हो रहा है. अगर ऐसा केस है तो वो केस में क्या आएगा? मनी इज नॉट द सोल कंसिडरेशन. देन व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ सप्लाई? फर्स्ट आएगा ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई. अगर ये अवेलेबल नहीं है तो मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. ये भी अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू ऑफ सिमिलर काइंड और क्वालिटी. और ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर किधर जाने का? रूल 30 और 31 में जाने का. क्लियर? यस मैम. यस. मैम एक और बार एक्सप्लेन करिए ना प्लीज. हाँ, ये चारों पॉइंट एक और बार एक्सप्लेन करिए ना, ABCD. देखो जैसे वो मोबाइल वाला एग्जांपल ले लिया, और एक मैं एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करती हूँ. मोबाइल का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज वन लैपटॉप इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड फॉर रुपीज 40,000. ठीक है. फर्दर a printer valued of rupees 4,000 is also received in a barter. Market value of the laptop is not known. ठीक है. तो what will be the value of supply? सबसे पहले क्या आएगा? एक मिनट, एग्जाम्पल ले लेती हूँ. What will be the value of supply if open market value of
laptop is rupees 48,000, and second, what will be the value of supply if open market value is not known. ठीक है, देखो क्या है, और लैपटॉप इज मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड फॉर 40,000. तुमने ये लैपटॉप कितने में बेचा? सप्लाइड मीन्स व्हाट? सेल किया. कितने में सेल किया? 40,000 में. मतलब तुमने लैपटॉप दिया और बदले में तुम्हें मनी कितना मिला? 40,000. इस 40,000 के साथ साथ तुम्हें और क्या मिला है? अ प्रिंटर whose value was 4,000 is also received in barter. तुमने लैपटॉप दिया, in return you have got 40,000 as money and a printer जिसका वैल्यू कितना था? 4,000. तो अब इस लैपटॉप का वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? What will be the value of supply for value of supply of laptop? तो जीएसटी क्या बोलता है? पहले तुम क्या कंसीडर करो? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई. देखो ये लैपटॉप हमने इसको बेचा है, इसलिए मैं कितने में बेचा है? 40,000 और प्रिंटर 4,000 का. अगर मैं इस रेसिपिएंट को ना बेच के कहीं बाहर बेचती, ओपन मार्केट मतलब क्या? किसी और को जिसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है, नॉर्मल आर्म्स लेंथ प्राइस पे मैं बेचती, तो कितने का लैपटॉप बिकता? 48,000 का. तो इस लैपटॉप का ओपन मार्केट वैल्यू कितना है? 48,000. तो जीएसटी क्या बोलता है कि पहले तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या ढूंढो? ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? ओपन मार्केट वैल्यू. ओपन मार्केट वैल्यू इज अवेलेबल, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 48,000. ये समझ में आया? ठीक है. लेकिन अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या किसी प्रोडक्ट का ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल ना हो? नो मैम. हो सकता है. ठीक है. जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं, ये तो मैंने लैपटॉप का एग्जांपल दिया. अगर समझो कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर है, हम लोग चलो ये लैपटॉप का ही बोलते हैं, ये लैपटॉप को ना, ये जो रेसिपिएंट है इसने कस्टमाइज करवाया था. मतलब इसमें कुछ 1 TB का रैम डाल दिया रहेगा. एग्जांपल दे रही हूँ मैं. 1 TB का रोम या रैम कुछ डाल दिया रहेगा. इसको ना नियॉन ग्रीन कलर का बनाया रहेगा लैपटॉप. नियॉन ग्रीन कलर का इसका बॉडी रहेगा, फिर अंदर कुछ सभी ग्राफिक्स डाला रहेगा. बराबर. तो ये ना कस्टमाइज लैपटॉप बनाया रहेगा. अब क्या जरूरी है कि इस लैपटॉप का ओपन मार्केट वैल्यू हो? ये जो कस्टमाइज लैपटॉप है, इज इट नेसेसरी दैट देयर विल बी अदर बायर्स फॉर बाइंग दिस लैपटॉप? नो. जो कस्टमाइज प्रोडक्ट है, अगर मैं बड़े मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे बात करूं, तो जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, अगर फूड इंडस्ट्री का ले लो, तो अगर कोई बड़े अब जैसे कि अगर मैं बोलूं कि खाखरा बनाने वाला इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो खाखरा बनाता है, तो उसने अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से मशीनरी बनाया रहेगा मैन्युफैक्चरर के पास से. ठीक है. तो और वो मैन्युफैक्चरर ने वो खाकरा बनाने का मशीन उस पर्टिकुलर रेसिपिएंट के लिए ही बनाया रहेगा. जरूरी नहीं है कि दूसरे लोग भी वैसा ही, मतलब वही मशीनरी यूज करें. सो फिर इसका मतलब वो सेल नहीं करता है ना मार्केट में. हाँ, मतलब और कोई खरीदने वाला नहीं है ये प्रोडक्ट बेसिकली. Right. Open market value is not available means what? There are no other buyers of this product. ठीक है. तो अगर समझो कोई ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है, मतलब इसका कोई खरीदने वाला नहीं है, तो वो केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लैपटॉप इफ ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल. तो क्या बोला है? अपना फर्स्ट चॉइस क्या रहता है? ओपन मार्केट वैल्यू. अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो क्या रहेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई मनी प्लस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल कंसिडरेशन. हाउ मच इज द मनी दैट यू हैव रिसीव्ड बाय सेलिंग दिस लैपटॉप? 40,000. Plus what is the fair market value of your additional consideration?
क्या तुम्हें सिर्फ 40,000 मिला है या कुछ और भी मिला है? प्रिंटर मिला 4,000 का। प्रिंटर मिला ना, उस प्रिंटर का फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 4,000। 4,000। तो तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? 44,000। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस। और अगर समझो ये भी अवेलेबल नहीं होता, इन केस अगर ये भी अवेलेबल नहीं होता, तो फिर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेते हैं? वैल्यू ऑफ सिमिलर लैपटॉप क्वालिटी। मतलब ये जो लैपटॉप मैंने बेचा है, समझो ये मैंने HP का बेचा है, तो सेम HP का या सेम डेल का कंप्यूटर जिसमें सेम सिमिलर स्पेसिफिकेशन रहेगा, मतलब इसमें भी 6 GB रैम, उसमें भी 6 GB रैम, इसका भी डिस्प्ले इतने इंच का, उसका भी डिस्प्ले इतने इंच का, अगर HP का बेचा है और ये दोनों अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? डेल का देखूंगी कि डेल का सिमिलर लैपटॉप कितने में बिकता है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द सिमिलर लैपटॉप, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ HP का लैपटॉप। ठीक है? और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, सिमिलर प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है, इसमें मिलता जुलता प्रोडक्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर किधर जाने का? चुपचाप रूल 30 या 31 में जाने का वैल्यूएशन के लिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। लिख लो इतना। मैम लास्ट लाइन नहीं दिखा, थोड़ा ऊपर करेंगे क्या? हाँ, डन मैम। done. Is anyone writing? Yes. मैम वो रूल 30 और 31 में कैसा प्राइस डिसाइड होगा उसका? वो जब हम रूल 30 या 31 करेंगे तभी आएगा। उसमें बोला है कि उसमें सीधा एक स्ट्रेट अवे परसेंटेज दे दिया है 110%। तो तुम्हारा जो भी अगर तुम एक्वायर करते हो, अगर तुम ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर तुम मैन्युफैक्चरर हो तो तुम्हारे लिए रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका सीधा 110% ले लो। मतलब जीएसटी बोलता है कि हम अज्यूम करते हैं कि आप 10% प्रॉफिट कमाते। करेंगे डिस्कस जब 30 करेंगे ना तभी आएगा। ठीक है? हो गया रूल 27। अब करते हैं रूल 28। रूल 28 तो ये बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन अदर देन एजेंट। एजेंट भी मेरा रिलेटेड पर्सन होता है ना, प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप ऑफ रिलेटेड पर्सन। लेकिन 28 में जो रूल है वो बाकी रिलेटेड के लिए, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी हो गया या फिर जिसमें 25% से ज्यादा एसोसिएट कंपनीज हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, ये सारे रिलेटेड लोग आ गए। ये इनके लिए या डिस्टिंक्ट पर्सन के लिए अदर देन एजेंट। एजेंट के लिए रूल 29 है, अदर देन एजेंट के लिए ये वाला सेक्शन है। तो इसमें भी सेम सिमिलर रूल्स है। तो पहले क्या आएगा? व्हाट विल बी फर्स्ट हम लोग क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। हमने जो गुड्स या सर्विस सप्लाई किया है उसका ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम सेकंड में क्या करते थे? मनी प्लस फेयर
फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पे ये सीन नहीं है, यहाँ पे सीधा तुम्हें थर्ड वाले पॉइंट पे जाना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिमिलर काइंड और क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। ठीक है, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर तुम जाओगे सीधा रूल 30 या 31 में, रूल 30 और 31। Write down this much. Done, ma'am. Done. Written everyone. Done, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, चलो आगे के प्रोविजंस कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बिकॉज थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है एजेंट वाला वगैरह। ओके, होमवर्क रिमेन्स सेम फॉर यू। कल प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ के आना है फर्स्ट। मैं कभी भी लेक्चर में बीच में, नहीं तो बहुत बच्चे शाणे रहेंगे, लेक्चर ही लेट ज्वाइन करेंगे, मैम ओरल लेगी इसलिए मैं कभी भी बीच में लेक्चर में ओरल लूंगी प्लेस ऑफ सप्लाई का। ठीक है, तो मैम प्रोविजन मुझे आपने एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था ना, उसका एक बार सॉल्यूशन दिखाओ ना। कौन सा एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल लैपटॉप नहीं वाला? नहीं, ऊपर वाला। हाँ ये वाला। हाँ। मिस आउट हो टेस्ट गया। कब होगा मैम प्लेस ऑफ सप्लाई का? अभी सर का क्या शेड्यूल है, मतलब कब है टेस्ट, कब नहीं है टेस्ट? उनका तो रोज ही चलता रहता है लाइव टेस्ट। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है, मैं उनसे पूछ के कंफर्म कर देती हूँ कब रहेगा। ओके मैम। ओके, Okay. मतलब 2 दिन समझ लो ना, 2 दिन में रहेगा टेस्ट, लेकिन प्रोविजंस कल पढ़ के आना है। ठीक है मैम। Okay, ma'am. चलो, those who have done can leave the lecture. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Yeah, bye. Bye, ma'am. Bye bye. Bye, ma'am. Bye. Done. Is anyone writing? हाँ यस मैम राइटिंग। हाँ. ये Yes, एग्जाम्पल मैम बता दोगे वापस? ये क्या? एग्जाम्पल ये वाला? वाला एग्जाम्पल। हाँ मिस आउट हो गया, मैंने सुना नहीं मैंने। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया है। ABC Limited is a manufacturer of biscuits. The price of one packet is ₹30. It has received a subsidy. It has received subsidy of ₹5 per packet of biscuit from XYZ company. उसका वो एक पैकेट का सेलिंग प्राइस कितना है? ₹30। उसको सब्सिडी कितना मिल रहा है? ₹5 मिल रहा है। किसके पास से मिल रहा है सब्सिडी? XYZ कंपनी के पास से मिल रहा है। ठीक है, अंडर द CSR एक्टिविटीज।
ABC Limited supplied 1000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट एट 25 पर पैकेट। उसको 5 रुपए सब्सिडी मिल गया ना पीस में से, तो उसने बेचा कितने में? 25 रुपीज में। कितने पैकेट्स बेचे? 1000 पैकेट। 1000 लोडिंग चार्जेस वे रुपीज 1200 विच वे सेपरेटली चार्ज। अलग से लोडिंग चार्जेस भी लगे एंड इंटरेस्ट भी लगा। कितना इंटरेस्ट लगाया उसने? 5% का इंटरेस्ट लगाया फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। होलसेलर ने ना कंसिडरेशन लेट पे किया, इसलिए उसने इंटरेस्ट कितना लगाया? 5000 का इंटरेस्ट लगाया। तो क्या रहेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई? तो सबसे पहले क्या रहता है? प्राइस पेड या पेबल। तो कितना उसको प्राइस मिला है? 1000 पैकेट इंटू 25, तो 25,000। फिर इसमें क्या क्या ऐड होगा? एक एक आइटम। पहला क्या है? ड्यूटीज, टैक्सेस एंड सेस। तो क्या कोई ड्यूटी, टैक्सेस और सेस है? कोई ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी ऐसा कुछ है इसके अंदर? नहीं है, तो वो नहीं है। फिर सेकेंड क्या है? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर विच इज मेट बाय द रेसिपिएंट। क्या कोई सप्लायर का ऐसा खर्चा है जो रेसिपिएंट ने अपने जेब से पे किया है? नहीं, ऐसा कुछ लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर और ऐसा कुछ नहीं, तो वो भी नहीं है। फिर थर्ड क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज बाय द सप्लायर, जैसे पैकिंग, कमीशन, इंस्टॉलेशन, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस, ऐसा कुछ है? यस, लोडिंग चार्जेस है। कितने के? 1200 के। तो वो लोडिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी, आईपीएल। कुछ आईपीएल चार्ज किया है लेट पेमेंट के लिए? हाँ, 5000। और सब्सिडी, क्या उसको सब्सिडी मिला है? अदर देन गवर्नमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं। होगा क्या? अगर गवर्नमेंट होता तो हम ये ऐड नहीं करते, ऐड ही नहीं करते। भी नहीं करते। ये गवर्नमेंट के अलावा सब्सिडी मिला है, इसलिए हमने उसको ऐड बैक किया है। बराबर। अगर ये गवर्नमेंट के पास से मिला रहता तो ये वाला आता ही नहीं, यहाँ तक की वैल्यू ऑफ सप्लाई बनता उसका। ठीक है, अच्छा, यस यस। समझा? ओके, मतलब ये गवर्नमेंट का नहीं है, कंपनी ने दिया है। हाँ, XYZ कंपनी ने दिया है ना उसको सब्सिडी, इसलिए। तो इसलिए हमने ओके, मतलब गवर्नमेंट ने दिया रहता तो अमाउंट मतलब तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। मतलब गवर्नमेंट से जो मिला है वो मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, मतलब इसके कैलकुलेशन में नहीं आता, इसमें नहीं ऐड होना चाहिए। तो 25 रुपया ही आता था, ये मैंने 5 रुपया ऐड किया, मतलब इन शॉर्ट 1000 पैकेट का कितना हो गया? 1000 into 25 plus 1000 into 5 which is equal to 1000 into 30। यस यस समझा? 30,000। हाँ? तो मैंने सब्सिडी ऐड किया, मतलब इन शॉर्ट में पैकेट का कितना चार्ज किया मैंने? 30 रुपीज चार्ज कर दिया। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट से मिला होता तो मैं ये ऐड ही नहीं करती। तो अगर ये ऐड ही नहीं आता तो यहाँ पे 1000 into 25 ही रहता था। ठीक है? यस मैम। अच्छा, मतलब ये बनता ही नहीं इतना, ये गवर्नमेंट वाला आता है तो ऐसा। ओके ओके, समझा? Yes, ma'am. लॉजिक किसे याद रख सकते हो? Yes. हम जीएसटी किसको पे कर, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये क्यों ढूंढ रहे हैं? इसके ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करेंगे ना, 9%, और इसका जो जीएसटी आएगा वो किसको जाने वाला है? ये जीएसटी गवर्नमेंट को जाने वाला है। गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का ही सब्सिडी हम लोग ऐड करेंगे, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा और उसके ऊपर ही जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, इसलिए हम गवर्नमेंट का सब्सिडी नहीं ऐड करते इस पे। राइट मैम, गॉट इट। ओके, यस, यस मैम। ओके मैम, Yeah. थैंक यू। थैंक यू मैम। या बाय बाय मैम। बाय। बाय।